वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की रोज लाइव टेस्ट 8 बजे की क्लास में टेस्ट नंबर 33 लेके आए हैं। यानी कहने का मतलब पिछले एक मंथ से हम लगातार शाम 8 बजे की क्लास में इसको जारी रख रहे हैं। प्रतिदिन 50 क्वेश्चन, हमारे सवाल आपके जवाब की सीरीज कंटिन्यूज आपके सपोर्ट से चल रही है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो ज्यादा वक्त जाए नहीं करते हुए आप सब अपने घरों पे आनंद मंगल होंगे, अध्ययनरत होंगे। सबसे बड़ी बात, अध्ययनरत होंगे और अपने परिवार के साथ एंजॉय भी करते होंगे और अध्ययनरत होते, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चन, 50 क्वेश्चनों का संग्रह। पहला क्वेश्चन देखिए, बिंदोरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर में, जालोर में, मेवात में या फिर झालावाड़ में? बिंदोरी नृत्य राजस्थान में किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झालावाड़ क्षेत्र में बिंदोरी। बिंदोरी नृत्य का समझते हो? बिंदोरी यानी विवाह शादियों में जो निकाला जाता है ना, बिंदोरा निकाला जाता है, वही तो है, उसमें नृत्य किया जाता है। अब आजकल क्या सिस्टम चेंज हो गया, आजकल क्या है, डिजिटल इंडिया हो गया और पंजाबी गाने और मारवाड़ी गाने इतने आगे के डीजे लगा दिया और सीधे नाचने लग जाते हैं। आजकल वो सिस्टम घटने लग गया है। पहले ये बिंदोरी निकालते थे, यानी विवाह की तारीख होती थी, उससे कम से कम 10-10 दिन पहले बिंदोरी दूसरे के घर पे जाके खाना खाया जाता था और वहां नृत्य वगैरह किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये पारंपरिक चीजें हैं जो घट रही है। तो बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। मेवात का बम्ब नृत्य प्रसिद्ध है। जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है और जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। एक इसी से मिलता जुलता नाहर नृत्य भी पेपर में पूछा जाता है। नाहर नृत्य वो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। दूसरा देखिए, चीनी यात्री हवेन सांग किसके शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल आए थे? कल मैंने आपको पेपर में क्वेश्चन के कल के टेस्ट में बताया था कि चीनी यात्री हवेन सांग हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम भीनमाल जालोर में आते हैं और भीनमाल को पीली बोलो ये कहते हैं। ये किसके शासन काल में आए थे? उस समय भारत में किसका शासन था? समुद्रगुप्त का, हर्षवर्धन का, पुलकेशिन द्वितीय का या चंद्रगुप्त द्वितीय का? तो इसको याद रखना है। चीनी यात्री हवेन संग है से है और है से हर्षवर्धन। उसमें वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन, जिनका अधिकार था, हर्षवर्धन जिनका अधिकार किस पे था? कन्नौज पे अधिकार था। कहां पे? कन्नौज पे अधिकार था। ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये 606 में गद्दी पर बैठते हैं और 647 ईस्वी तक राज करते हैं। इनकी मृत्यु के बाद ही उत्तर भारत में स्वतंत्र शासकों की स्थापना होती है। हर्षवर्धन बहुत बड़ा शासक था जिसके काल में हवेन सांग आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में एक चीनी यात्री आया था, फायर, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। पृथ्वीराज तृतीय किस राजा की पुत्री शोभिता को स्वयंवर से उठाकर लाया था? पृथ्वीराज तृतीय किस राजा की पुत्री शोंगिता को स्वयंवर से उठा लाया था? और अक्सर टीचर आपको बताया, जब भी पृथ्वीराज और शोंगिता की कहानी आ जाती है तो ये प्रेम कहानी बनाकर बहुत लंबे विस्तार से देते हैं। याद रखना, यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछा पूछा जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय ने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। उसके तहत इसने बहुत सारे राजाओं को किसी न किसी रूप में परास्त किया था। तो ये किसकी पुत्र थी? जयचंद गहड़वाल की। किसकी? कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की ये पुत्री थी श्योंगिता, जिसको गंधर्व विवाह के रूप में स्वयंवर से उठाकर लाया था, क्योंकि श्योंगिता किससे प्रेम करती थी? पृथ्वीराज तृतीय से प्रेम करती थी। उस कारण जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता, एक बहुत बड़ी शत्रुता पैदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मरु विकास कार्यक्रम किस आयोग की सिफारिश के आधार पर शुरू किया गया? मरु विकास कार्यक्रम किस आयोग की सिफारिश के आधार पर शुरू किया गया? राष्ट्रीय कृषि आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में कम से कम 10 से 15 इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं जो किसी संस्था के द्वारा या राजस्थान के संदर्भ में किसी भी संस्था के द्वारा शुरू किए गए हैं। तो ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय कृषि आयोग, जो हमारा केंद्र का राष्ट्रीय कृषि आयोग है, उसकी सिफारिश पर शुरू किया गया है। कौन सा तीर्थ वागड़ का प्रयाग भी कहलाता है? कौन सा तीर्थ वागड़ का प्रयाग कहलाता है? बेड़ेश्वर धाम, मानगढ़ धाम, नंदिनी माता तीर्थ या मातृकुटिया? अब प्रयाग का मतलब क्या होता है? प्रयागराज। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज, जिसका अभी अभी नाम चेंज हुआ है इलाहाबाद। इलाहाबाद कोई क्या कहते हैं? प्रयाग। शुरुआत में प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद हुआ और वर्तमान में योगी सरकार ने वापस इसका नाम क्या किया? प्रयागराज। इलाहाबाद के अंदर त्रिवेणी संगम है, वहां पे बहुत बड़ा कुंभ मेला आयोजित होता है, तो उसको संज्ञा दी जाती है। तो वागड़ का प्रयाग किसको कहते हैं? वेणेश्वर धाम
डूंगरपुर को कहते हैं जो नवाटापुरा गांव में ये बेणेश्वर धाम बना हुआ है, सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर। माघ पूर्णिमा को यहाँ आदिवासियों के कुंभ का बहुत बड़ा मेला लगता है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? इसके बारे में बहुत बार हम क्वेश्चन दे चुके हैं आपको। जरगा पर्वत या सिरोही में है, उदयपुर में है, अलवर में है या जयपुर में? सही जवाब आपको देना। तो जरगा पर्वत कहां पे है? उदयपुर में। जरगा पर्वत उदयपुर में है। और जरगा पर्वत की बात देखो, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। दूसरी शेर। ये दोनों ही सिरोही के अंदर है, जबकि तीसरी बड़ी चोटी है जरगा, वो उदयपुर के अंदर स्थित है। महाराणा प्रताप पुरस्कार संबंधित है। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है, क्या वो साहित्य में दिया जाता है या खेल में दिया जाता है या पत्रकारिता में दिया जाता है या विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, ये पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, पहला पुरस्कार हम जानते हैं कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया गया? लिम्बाराम तीरंदाज को पहला महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। देखो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, वैसे जब भी पेपर में आता है ना महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है तो पहला ऑप्शन आता है वीरता के क्षेत्र में, क्योंकि महाराणा प्रताप क्या वीर थे, इसलिए लगभग विद्यार्थी क्या करके आते हैं? वीरता करके आ जाते हैं। लेकिन ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। काली सिंध नदी के संगम पर स्थित दुर्ग है। जो काली सिंध नदी है, चंबल की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग, गागरोन दुर्ग या फिर शेरगढ़ दुर्ग? काली सिंध। और इस नदी के साथ एक नदी और मिलती है, वहां संगम बना हुआ है, तो गागरोन दुर्ग स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर राजस्थान का सबसे विशेष जल दुर्ग की श्रेणी वाला गागरोन दुर्ग है, जिसका निर्माण डोडा परमारों के द्वारा कराया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि बिना नींव के पत्थर पर खड़ा दुर्ग है। इंची चौहानों के लिए जाना जाता है, गागरोनी तोते के लिए जाना जाता है। टोडर आभूषण है। टोडर आभूषण पुरुष के पैर का है, पुरुष के सिर का है, महिलाओं के गले का है या महिलाओं के कमर का? एक क्वेश्चन आभूषण से पेपर में आता ही आता है। टोडर आभूषण, ध्यान रखना, पुरुषों के पैर का आभूषण है ये। टोडर आभूषण पुरुषों के पैर का आभूषण है। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है मारवाड़ जंक्शन, फुलेरा जंक्शन, अजमेर जंक्शन या बांदीकुई जंक्शन? देखिए एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुलेरा जंक्शन, जो जयपुर के अंदर है। वो एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। जोधपुर में महामंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, जो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है और वहां प्रमुख गद्दी है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जोधपुर में महामंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, जो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है, वह प्रमुख गद्दी भी है? मानसिंह राठौड़ ने, वीर दुर्गादास ने, राव जोधा ने, जसवंत सिंह ने? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जितने भी विद्यार्थी है, शानदार तरीके से आपके कमेंट होते हैं। मैं आपके लगभग आपको बताया कि आपके जवाब देखे जाते हैं। जैसे करंट अफेयर्स में दिनेश पोनिया, दलराज उसरा, प्रकाश कुमार, संजय गुर्जर, संजू माली, सोनिया नरवालिया, सोनिया राठौड़, सुमी, पुखराज पुनावत, राज गोलाजी, मोनिका बिश्नोई, सुमनदीप कौर, पंकज बिश्नोई, वंश राठौड़, स्वाति अग्रवाल, सुनीता कचूरा, सुमित्रा जाटोलिया, बाबूलाल सेन, सतपाल सिंह, बद्री यादव जी, प्रकाश कुमार, ठीक है, बाकी पूजा शर्मा, प्रकाश कुमार, स्वाति अग्रवाल। तो आपकी शानदार कमेंट में जवाब होते हैं परविता, अनिशा बिश्नोई, ममता खानवाली, राज गोलाजी, अनिशा बिश्नोई, कंचन आसिया, राम प्रसाद मीणा जी, सुरेंद्र, सुरेश कुमार जी, दिनेश कुमार सुतार जी। तो आपकी शानदार जवाब। बाकी कल के जवाब आपने क्या दिए थे मैं अंतिम में आपको बताऊंगा। तो मान सिंह राठौड़ ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर महामंदिर का निर्माण हुआ है। पेपर में देखो कितने क्वेश्चन आते हैं कि जोधपुर में नाथ संप्रदाय का महामंदिर का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह राठौड़ ने करवाया था। ये प्रमुख गद्दी है और इस मान सिंह राठौड़ को सन्यासी राजा कहा जाता है। मारवाड़ का ऐसा शासक जिसको सन्यासी राजा कहा जाता है, मान सिंह राठौड़। पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स ये ध्यान रखना। अगला, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से संबोधित किया है? हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने। और ये क्वेश्चन इतने प्रसिद्ध है कि क्वेश्चनों को देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को, क्लियर है? हाँ, अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था।
कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को किस नाम से संबोधित किया? गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध, पानीपत का युद्ध या मेवाड़ की थर्मोपली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। थर्मोपली एक यूरोप क्षेत्र में एक स्थान है, थर्मोपली जो यूनान और फ्रांस के भी एक फारस के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, वो थर्मोपली। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था 26 अप्रैल 1526 को, सॉरी 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, एक 1556 में होता है और एक 1761 में होता है। अमनौर का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच होता है और गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा बदायूनी ने इसी हल्दी घाटी के युद्ध को दी है। स्वतंत्रता के समय जैसलमेर के महाराजा कौन थे? यानी स्वतंत्रता जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस समय जैसलमेर के राजा कौन थे? गिरधर सिंह, ब्रजराज सिंह, रघुनाथ सिंह, जवाहर सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में और क्यों चर्चा में है ये भी आपको याद रखना है। क्यों चर्चा में है इस बात को भी आपको याद रखना है। इसलिए चर्चा में है, महारावल जवाहर सिंह थे। और जब भी क्वेश्चन आता है कि किसका सागरमल गोपा को जेल में मिट्टी का तेल जला दिया गया था, उस समय शासक जवाहर सिंह थे। इनके खिलाफ ही इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज। तो उस समय ये शासक थे जवाहर सिंह। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है? आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है? पहले तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में भाटियों का राज था? तो भाटियों का राज था जैसलमेर में, जिसने पूरे भाटी थे। जैसल भाटी ने जैसलमेर बसाया और उसके बाद में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहते हैं जवाहर सिंह को। ये अभी जो जवाहर सिंह है उसी को, जो आजादी के समय था। निम्न में से कौन सा शिलालेख कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड एक शिलालेख लेके जाते हैं, कहा इंग्लैंड जाते हैं, लेकिन समुद्र में फेंक देता है। भारी होने के कारण वो उसे समुद्र में फेंक देते हैं। वो शिलालेख कौन सा था? कणसवा का लेख, मानमोरी का लेख, समोली का शिलालेख या फिर मंडोर का शिलालेख? कौन सा था? तो इसका सही जवाब है मानमोरी का जो शिलालेख था उसको इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो इसका जो निर्माण करवाया था, क्योंकि टोंक को नवाबों का शहर कहते हैं, नवाब के नाम से जितने भी रियासत के ठिकानेदार शासक आए थे वो नवाब के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने एक सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। किसने? खान नवाब इब्राहिम ने इसका निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। खान नवाब इब्राहिम। और टोंक में एक मुबारक महल है जो किसके लिए प्रसिद्ध था? ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध था। वर्तमान में ऊंट की कुर्बानी नहीं दी जाती है। इस शासक को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी? इस शासक को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी? महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव भीका या राय सिंह? तो दो चीजें आती है, एक तो राजपुताने का कर्ण, एक कलयुग का कर्ण। दोनों में कंफ्यूज मत होना, पेपर में पूछा जाता है। तो राजपुताने का कर्ण तो कहा जाता है राय सिंह को, बीकानेर के शासक को, और कलयुग का कर्ण कहा जाता है लूणकर्ण को। ये भी बीकानेर के शासक थे। राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण दुर्साहड़ा ने कहा था। किसने? दुर्साहड़ ने कलयुग का। कैसे? लय से देखना, लय से लूणकर्ण, ये लय की संज्ञा आ रही है, और ये राजपुताने का कर्ण राय सिंह था। ठीक है। राव बीका भी बीकानेर का शासक था जिसने बीकानेर बसाया। राव जोधा जोधपुर का शासक, और महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता, यह वाक्य किसका था? बहुत ही चर्चित वाक्य है। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता, यह वाक्य किसका है? मालदेव, बाबर, शेरशाह सूरी या अकबर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये गंतव्य था शेरशाह सूरी। बात आती है 5 जनवरी 1544 ईस्वी की बात आती है, जब मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा के साथ शेरशाह सूरी का युद्ध होता है, जिस युद्ध को कहते हैं गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध कहा जाता है। जिस युद्ध में शेरशाह सूरी हारते हारते बच जाता है और लास्ट में कहता है कि अगर मैं यहाँ हार जाता तो मैं अपनी दिल्ली की बादशाहता खो देता। इसलिए इसने कहा मुट्ठी भर बाजरे का मतलब एक छोटे से मारवाड़ को लेकर मैं पूरे हिंदुस्तान में अपनी बादशाहता खो देता, इसलिए इसने गिरी सुमेल युद्ध के युद्ध में कहा था। ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। अगला, बादराजून किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने के बाद राव चंद्रसेन कहाँ गए थे? बादराजून किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने पर राव चंद्रसेन कहाँ गए? मांडलगढ़, अचलगढ़, जालोर, सीवाड़? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मैं थोड़ी सी बात यहाँ देता हूँ। ये राव चंद्रसेन
मारवाड़ का शासक था, राव मालदेव का पुत्र था, जो 1562 में गद्दी पर बैठा और 1580 तक राज करता है। ठीक है, 81 तक राज करता है और अकबर की कभी दीनता नहीं स्वीकार करता। सबसे पहले अकबर 1572 में जोधपुर पर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। 1562 में सबसे पहले जोधपुर पर अधिकार करते हैं, तो चंद्रसेन जोधपुर से भागकर बादराजून चले जाते हैं। फिर 1572 में फिर आक्रमण किया जाता है 74 के आसपास बादराजून, तो राव चंद्रसेन भागकर कहाँ चले जाते हैं, सिवाना चले जाते हैं। याद रखना, सिवाना से फिर ये सारण की पहाड़ियों में यहाँ की अकबर से ये लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। बीकानेर महाराजा राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बीकानेर के महाराजा राय सिंह की, ये 4-5 शासक है जिनकी मृत्यु वहां एक जगह नहीं हुई थी, दूसरी जगह हुई थी, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बीकानेर के राजा राय सिंह, जिन्हें राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, जिन्होंने बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया था, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण, की मृत्यु कहाँ हुई? तो ध्यान रखना, बुरहानपुर में हुई थी। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? राय सिंह की मृत्यु हुई थी। दूसरी बात, जमरूद अफगानिस्तान में किसकी मृत्यु हुई थी? मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की हुई थी। एलिचपुर में मृत्यु किसकी हुई थी? तो जयपुर के शासक मान सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु याद रखना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता यानी सबसे ज्यादा वन्य जीव है या जो औषधियां वगैरह है, सब फूलों वगैरह सबसे ज्यादा काम मिलते हैं किस अभ्यारण्य में? माचिया सफारी पार्क जोधपुर, सीता माता प्रतापगढ़, केवलादेव भरतपुर या रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, कहाँ मिलते हैं? तो याद रखना हमेशा, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा देवतर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा हिमालय में औषधि मिलती है। अगर हिमालय के बाद कहीं औषधि मिलती है तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में प्राप्त होती है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं का राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? राजस्थान की जो हस्तशिल्प वस्तुएं यानी हाथ से बनाई हुई वस्तुएं हैं, उनको हमारा जो राजस्थान लघु उद्योग निगम है किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? राज दरबार, राजकला, राजस्थली या फिर राज दर्पण? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना, किस नाम से? राजस्थली नाम से, क्योंकि राजस्थान की स्थली में बनी हुई। राजस्थान का कौन सा स्थान नर्मदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा स्थान नर्मदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, टोंक, नागौर या जोधपुर? सीधा सीधा प्रश्न और आसान सा, लेकिन एग्जामिनर का बेहद खास क्वेश्चन है ये। टोंक, नर्मदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक की। एकल खिड़की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? एकल खिड़की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या केरल? सीधी सी बात है, जब हम इस राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है? किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक क्रांति की संज्ञा दी जाती है? निमुचना, बिजोलिया, बेंगू या एक्की को? आसान सा क्वेश्चन है। डेंगू किसान आंदोलन, यहाँ के जो ठिकानेदार थे अनूप सिंह और किसानों के बीच एक समझौता होता है जिसको बोल्शेविक संज्ञा दी जाती है। तुरंत प्रभाव से इसको नकार भी दिया जाता है। अनूप सिंह को ठिकानेदार वहां का हटा दिया जाता है। ये बेंगू कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। मेनाल भीलवाड़ा में था जहां से इसकी शुरुआत होती है। वर्तमान में बेंगू चित्तौड़गढ़ में है और रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में यहाँ 1921 में आंदोलन की शुरुआत होती है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है राजमहल, राजप्रसाद, बादल महल या उद्यान? बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए और सीधे सीधे सेटों में आप जवाब दे सकते हो। जो इन क्लासों को पहली क्लास से लेकर लगातार अब 31 क्लास से तक देख रहा है उस विद्यार्थी के लिए तो ये मुश्किल नहीं होगा। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो ध्यान रखना, कंटिन्यूज शाम 8 बजे रोज क्लास हमारी होती है, सिर्फ संडे को छोड़कर। तो आप इस क्लास को रोज ज्वाइन कीजिए ताकि हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो सके, क्योंकि कोरोना काल में आपके पास खूब टाइम है। 8 बजे हमारी क्लास आती है, सिर्फ 30 मिनट की क्लास होती है। और एक और सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है। अगर राजस्थान करंट अफेयर्स के 15 से 20 मिनट की क्लास, तो ये दोनों क्लासें आप ज्वाइन कीजिए। इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए आप, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, वहां आपको लिंक प्राप्त होता है। वैसे भी आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन का घंटा दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो बादल महल में जन्म हुआ, ध्यान रखना इतनी बात आपको महाराणा प्रताप के बारे में याद रखना है कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को जयवंता बाई की कोख से राजस्थान के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचेरी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को रविवार के दिन हुआ था। इतनी बात आपको सारी याद रखनी है हमेशा, कभी पूछ लिया आपको
मैं कितनी बार बता चुका हूं, याद रख लेना, ठीक है। अगला राजस्थान की किस देशी रियासत ने स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया था? राजस्थान की किस देशी रियासत ने, बहुत बड़ी बात, देशी रियासत का मतलब जहाँ राजा महाराजाओं का हुकूमत था, स्वतंत्रता से पूर्व यानी 1947 से पूर्व अंग्रेजों के राज में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बना लिया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात है। जयपुर, धौलपुर, भरतपुर या बांसवाड़ा, ये जाट रियासती भरतपुर की उसने अपना लिया था। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव के विरुद्ध मुस्लिम सेना नायक अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको पता है कि आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में, और उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का नेतृत्व किसको सौंपा? हिजर खां को, कामरून को, नुसरत खां को या उलुग खां? बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना, उलुग खां को सौंपा था। इसी युद्ध में उलुग खां और नुसरत खां दोनों होते हैं। इसी 1301 के साके में नुसरत खां मारा जाता है, ध्यान रखना, बच कौन जाता है? उलुग खां। और ये युद्ध 1301 का राजस्थान का प्रथम और रणथंभौर का प्रथम साका कहलाता है, जिसमें हमीर की देवी रंग देवी के नेतृत्व में जल जोहर किया जाता है। हमीर की आन बान शान का ये प्रतीक रणथंभौर दुर्ग है। हमीर को शरणागतों का रक्षक और हमीर हटी के नाम से ये उपाधियां प्राप्त है। मेवाड़ में हमीर द्वारा सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? ध्यान रखना, राजस्थान में दो हमीर हुए, एक तो हमीर देव चौहान जो रणथंभौर था, और एक हमीर सिसोदिया था जिसने मेवाड़ पर राज किया था। तो मेवाड़ में हमीर द्वारा सिसोदिया वंश की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखना, 1326 ईस्वी में। मेवाड़ में वंश होता है गुहिल वंश। इस गुहिल वंश की बहुत सारी शाखाएं होती है, लगभग 24 से 26 शाखाएं होती है, लेकिन तीन ही शाखा, दो शाखा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो रावल शाखा जिसका अंत रावल रतन सिंह से होता है, और एक शाखा होती है सिसोदिया शाखा जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक सिसोदिया शाखा चलती है। इसीलिए तो कहते हैं राजस्थान में मेवाड़ की गुहिल शाखा एक ही स्थान पर लंबे समय तक संसार में राज करने वाली एकमात्र वंश था, गुहिल वंश, ठीक है। तो 1326 में मेवाड़ के इस सिसोदिया, अमीर सिसोदिया ने क्या की थी? अमीर सिसोदिया ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। जैसे रावल शाखा समाप्त हो जाती है 1303 के बाद, और फिर इसमें बाद में मुस्लिम आक्रांताओं का समय आ जाता है, और 1326 में मुसलमानों को हराकर ये हमीर सिसोदिया वंश की नींव डालता है। इसलिए तो हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है, विषम घाटी पंचानन इसको कहा जाता है। अगला, राजस्थान के किस आधुनिक चित्रकार ने कृपाल शैली की शुरुआत की थी? राजस्थान के किस चित्रकार ने कृपाल शैली की शुरुआत की थी? तो सीधी सी बात है, किस चित्रकार ने? कृपाल शैली है, तो कृपाल शैली का मतलब कृपाल सिंह ने शुरुआत की थी। AKS यानी कृपाल सिंह शेखावत। कौन सी? ब्लू पोट्री। कौन सी? ब्लू पोट्री की शुरुआत ने, नीले बर्तन की रंगाई का काम ब्लू पोट्री। और ये किसके काल में? जयपुर में आती है, अमेर में मानसिंह प्रथम के काल में लाहौर से लेके आते हैं। और इस कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के क्षेत्र में 1974 में पद्मश्री अवार्ड भी प्राप्त होता है। किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? किस संत ने आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? यानी पहले डाकू थे और बाद में संत हो गए, और उन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। वो संत कौन से थे? संत हरिदास जी। हरि, ठीक है। वैसे इनको कहते थे हरि सिंह सांखला डाकू थे। हरि सिंह सांखला जाति के डाकू थे। बाद में इन्होंने निरंजन संप्रदाय चलाया था, एक बहुत बड़ा संप्रदाय था निरंजनी संप्रदाय, और ये संत बन गए इतने बड़े, इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय जिसकी मुख्य पीठ गाडा डिडवाना नागौर के अंदर स्थित है। ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। निरंजनी संप्रदाय नागौर में है, और हरिदास जी जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, पहले डकैती का काम करते थे। अगला, डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले मेवाड़ भीलकोर संघ के अंग्रेज कमांडेंट कौन थे? डाकन प्रथा सबसे पहले, ध्यान रखना, उदयपुर में, डाकन प्रथा सबसे पहले उदयपुर में गैर कानूनी घोषित हुई थी। तो गैर कानूनी घोषित अब कोई लोगों ने तो की नहीं, उस समय अंग्रेज थे, उनकी रेजिडेंट थी अलग अलग। तो उस समय मेवाड़ में एक मेवाड़ भीलकोर बनी हुई थी, उसके अंग्रेज कमांडेंट कौन थे? ये मेवाड़ भीलकोर 1841 में बनती है। 1841 में, 1843 ईस्वी में इस डाकन प्रथा पर रोक लग जाती है। उस समय थे कौन? जेसी ब्रुक। कौन थे? जेसी ब्रुक के द्वारा इस पे क्या लगती है? रोक लगती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, उस समय स्वरूप सिंह मेवाड़ के शासक थे। अगला, हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वृतांत किसके द्वारा लिखा गया? हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वृतांत किसके द्वारा लिखा गया?
आंखों देखा वृतांत का मतलब है जैसे आज कोई घटना घटित होती है तो रिपोर्टर, टीवी रिपोर्टर तुरंत पहुंच जाते हैं ना, ये अपने क्या करते हैं, वीडियो बना लेते हैं व्हाट्सएप और उस पर डाल देते हैं तुरंत प्रभाव से। पहले ये सिस्टम था नहीं। एक कोई इतिहासकार कवि होता था, वो क्या रहते थे, युद्धों में साथ रहते थे, कुछ तो सेनापति के रूप में भी काम करते थे और अपने ग्रंथ लिखते थे। तो हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वृतांत जो लाइव प्रसारण किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, बदायूनी ने। ठीक है, ये अकबर का एक कवि था जिसने मुंतख उत तवारिख ग्रंथ लिखा था बदायूनी ने, और इसी ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। जसनाती सिद्धों की समाधियां क्या कहलाती है? जसनाती जो सिद्ध है ना, जसनाती सिद्धों का मतलब जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध भगत है, सिद्ध सिद्ध हो जाते हैं, यानी अपनी पूरी समाधि प्रथा और समाधि वगैरह लेकर पूरा स्मरण करके सिद्ध हो जाते हैं, जिनको ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाता है वो सिद्ध कहलाते हैं। तो उनकी समाधियों को क्या कहते हैं? पंखियां, नेजा, आसन या बाड़िया। इंपॉर्टेंट। दर्शनार्थी सिद्ध जो समाधि लेते हैं उस समाधि को क्या कहते हैं? बाड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाड़िया। और जसनाथी संप्रदाय कहाँ फैला? कतरिया सर बीकानेर में जसनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिनके नियम कितने थे? 36 नियम थे। राग मंजरी व रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? महाकवि वृंद जी, उद्योतन सूरी, पुंडरीक विठल, सारंगधर। इसका सही जवाब हो जाएगा पुंडरीक विठल के द्वारा राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ लिखे गए। निम्न में से किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा? यानी अलग अलग चित्र शैली है, उसमें अलग अलग रंग की प्रधानता होती है। रंग तो सारे होते हैं लेकिन प्रधान रंग जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तो वो पीला रंग किस प्रधान था? नागौर में था, आमेर में था, कोटा में था या बीकानेर में था? याद रखना बीकानेर शैली में पीला रंग प्रधान था। याद रखना बीकानेर शैली में। और जब बीकानेर शैली का नाम आता है तो दो कला आपको याद रहती है, उस्ता कला और मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह को, और जो शुरुआत होती है वो सही रूप से राय सिंह के समय होती है। गुलाबी गणगौर कहाँ और कब मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर, अब वैसे गणगौर पूछे तो जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन जब नाम आ जाए गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की, जयपुर की, उदयपुर की या फिर जयपुर, याद रखना नाथ द्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। चैत्र शुक्ल पंचमी को ये बनाई जाती है। याद रखना सीधा पूछ ले गणगौर कब बनाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर त्योहार ही है। मानसिंह ने शीला देवी के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? मानसिंह प्रथम ने शीला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो जयपुर के कछवा वंश की ये आराध्य या इष्ट देवी है। जयपुर के कछवा वंश की शीला देवी है, इनका दूसरा नाम था अन्नपूर्णी माता। मैं पूरी डिटेल आपको जितनी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हालांकि इस टेस्ट है ये, इसमें हमारे सवाल आपके जवाब है, यानी आपको क्वेश्चन दिया जाता है उत्तर, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा चीजें भी आपको पता लगे। शीला देवी का मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? आमेर के अंदर करवाया था। ये मूर्ति बंगाल के राजा केदार को हराकर मानसिंह लेके आते हैं, ये भी आप याद रखना है। इस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने और बेचने का कार्य नहीं करते। बहुत बड़ी बात है। कौन सी ऐसी विशेष तिथि आती है जिस दिन गुर्जर समुदाय दूध को जमाते नहीं, यानी दही नहीं बनाते हैं और नहीं बेचने का कार्य किया जाता है? कई लोग पूर्णिमा और अमावस्या को जैसे नहीं बेचते हैं ना, दूसरों को नहीं देते हैं, उसी प्रकार दूध को जमाने और बेचने का कार्य नहीं करते हैं। किस? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल छठ। ये किससे संबंधित है? देव नारायण जी से संबंधित है। गुर्जर समाज के देवता है ना देव नारायण जी, देव नारायण जी से संबंधित है भाद्रपद शुक्ल छठ, ये याद रखना। अगला, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के द्वारा की गई? तो नाम से ही पता चल रहा है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में की गई? राम सिंह द्वितीय के काल में। गुलाबी नगर है, राम प्रकाश थिएटर है, राम सिंह द्वितीय के काल में। ये लगभग 1857 की क्रांति हुई थी। जितने मेन मेन काम होते हैं ना सारे इस राम सिंह द्वितीय के काल में होते हैं। कौन सा मराठा सरदार ने बगरू के युद्ध में माधो सिंह की मदद की थी? कौन से मराठे सरदार ने बगरू के युद्ध में माधो सिंह की मदद की थी? बगरू का युद्ध कब हुआ ये भी आपको याद रखना। बगरू का युद्ध 1748 में होता। एक वीडियो देख लेना, कुछ दिन पहले मनाया था राजस्थान के ऐतिहासिक युद्ध, और इतना जबरदस्त तरीके से आपको दिया था, सारे युद्ध क्लियर हो गए। लगाना राजस्थान के ऐतिहासिक युद्ध बाई नाना क्लासेस, और वो वीडियो देखोगे तो आपके जो जितने भी युद्ध है ना कंफ्यूजिंग है वो सारे दूर हो जाएंगे। इतना बढ़िया तरीके से मैंने
आराम से उस वीडियो को बनाए, तो वो जरूर देखें। जो नए विद्यार्थी हैं उनको बता रहा हूँ, बाकी पुराने विद्यार्थी तो जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पहले 9 बजे क्लास चलती थी, उसमें पूरा क्लियर रूप से डाटा दिया हुआ है। तो बगरू का युद्ध 1748 में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ, इसमें माधो सिंह की मदद किसने की थी? होलकर ने की थी। राजा भगवंत दास की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा भगवंत दास जमरूद में, कराची में, लाहौर में या पंजाब में? भगवंत दास जो जयपुर आमेर के शासक भारमल के पुत्र थे, इनकी मृत्यु 1589 में होती, और इनके बाद जो शासक बने थे वो मान सिंह प्रथम बने थे, जो आपको पता है अकबर के सेनापति थे, मुख्य सेनापति थे, जिनको फर्जंद और राजा की उपाधि दी गई थी। तो इस भगवंत दास की जो मृत्यु होती है लाहौर में होती है। मृत्यु कहाँ होती है? लाहौर में 1589 में होती है। भगवंत दास की बात करें, ये भगवंत दास वही है जिसको अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भेजा था। जयपुर की तमाशा लोकनाट्य शैली का प्रादुर्भाव हुआ। जयपुर में जो तमाशा लोकनाट्य शैली है वो किसके समय शुरू हुई थी? स्वाई जय सिंह के समय, मान सिंह के समय या फिर स्वाई प्रताप सिंह? ये मेरा बताया हुआ है आपको कि तमाशा लोकनाट्य शैली है वो कछुआ शासक प्रताप सिंह के काल में शुरू हुई थी। अगला, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? तो ये तो आपको पता है, सोम माही जाखम नोआटापुरा डूंगरपुर में प्रसिद्ध मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा को? माघ पूर्णिमा को। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्वेश्चन आता है, इसको वागड़ का प्रयाग कहते हैं। ये पहले प्रश्न आपके लिए आ चुका है। जैसलमेर की रमतों का जनक किसे कहा जाता है? जैसलमेर की जो रमतें, जैसलमेर और बीकानेर की रमत प्रसिद्ध है, उसका जनक किसको कहा जाता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, तेज कवि को रमतों का जनक कहा जाता है। इस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया था। इस सूफी संत ने नागौर के पास सुहाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया था। तो हमीदुद्दीन, हम कहते हैं ना हमीदुद्दीन नागौरी, उन्होंने किया था। गुलाबी गणगौर कहाँ व कब बनाई जाती है? तो इसका उत्तर डबल आ गया शायद। एक गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। चारण देवी शांति के समय देवी की प्रशंसा में पढ़ा जाने वाला चरंजा क्या कहलाता है? चारण देवी शांति के समय प्रशंसा में पढ़ा जाने वाला जो चरंजा कहलाता है, यानी जो गीत होता है चरंजा, उसको क्या कहते हैं? सिगाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिगाऊ कहा जाता है। कछवावा के प्राचीनतम राजधानी किसे माना जाता है? कछवा वंश की प्राचीनतम राजधानी किसे माना जाता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर में आएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में कछवा वंश पनपा? तो प्रश्न आएगा, या तो आमेर दे देगा वो, या जयपुर दे देगा, या फिर ढूंढाड़ क्षेत्र दे देगा। कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है। तो ढूंढाड़, जयपुर या आमेर में कछवा वंश पनपा था। अब कछवा वंश की प्राचीनतम राजधानी किसे माना जाता है? अब चार राजधानी आपके पास, आमेर, रामगढ़, दौसा, विराट। उत्तर क्या हो जाएगा? अब यहां सुन लो, कछवा वंश की कौन कौन सी राजधानी? सबसे पहले जो दुल्हे राय थे, उन्होंने बड़ गुजरों को हराकर दौसा पर अधिकार किया और दौसा राजधानी बनाई। दूसरी, इसने मीणाओं को हराकर राजधानी बनाई रामगढ़। पहले दुल्हे राय ने दौसा राजधानी बनाई, फिर रामगढ़ बनाई, जिसको उस समय मांची कहते थे। क्या कहते हैं? मांची, सोनाली नहीं, मांची कहते थे। तीसरी राजधानी बनती है आमेर, जिसको कोकिल देव ने राजधानी बनाई थी 1207 ईस्वी में। और चौथी राजधानी बनती है जयपुर, जिसको स्वाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को बनाई थी। तो कछवा वंश की क्रम से राजधानी याद रखना, दौसा, रामगढ़, आमेर, जयपुर। और अंतिम पूछे तो जयपुर, और सबसे प्राचीन पूछे तो उत्तर क्या आ जाएगा? दौसा आ जाएगा। समझ गए होंगे सारी बात। इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ आपको बता दी। रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? रुकनुद्दीन, और एक दिन मैंने बताया था, लगभग 99% जो मुस्लिम संप्रदाय से जो बिलोंग करेंगे चित्रकार, वो बीकानेर शैली से होंगे। उस्ता कला के कलाकार रुकनुद्दीन। ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। और इस 50 क्वेश्चन में बहुत शानदार तरीके से आपने कमेंट भी दिए सभी विद्यार्थियों ने। कल के विद्यार्थियों ने जो ऑफलाइन जो कमेंट दिए थे, मैं उनके नाम जरूर बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से बाद में शायद वीडियो को देखा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे बाद में भी देखते हैं। तो निहारिका जाट जी ने कहा कि सर मेरे 42 क्वेश्चन सही में, बहुत बड़ी बात है कल की क्लास में अगर 42 क्वेश्चन सही हैं। इसके अलावा पिंकी साहू ने भी कहा, आपको भी धन्यवाद। ममता खानवाली ने भी अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने, कल क्या क्वेश्चन था? सॉरी, कल का क्वेश्चन था, मारवाड़ का प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, मोटा राजा उदय सिंह था। और इसने अपनी पत्नी जगत गोसाई, मानबाई, बानमती या जोधाबाई का विवाह जहांगीर से किया था। ये भी आपको पता है। अब जाते जाते भी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। पहले मैं आपको कुछ विद्यार्थियों के नाम बोल देता हूँ। ममता खानवाली, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपका।
पूजा शर्मा ने मोटा राजा उदय सिंह बताया। जगदीश कुमार सर जी आप क्वेश्चन नंबर 13 को चेक करो, भागोर सभ्यता आएगा आंसर। बिल्कुल, कल एक क्वेश्चन में शायद मुझे भी डाउट लगा था, आदिम संस्कृति का संग्रहालय बागोर सभ्यता को कहते हैं। बिल्कुल सही करना, कल मैंने शायद आहड़ बता दिया था। जगदीश कुमार जी तहे दिल से आपका धन्यवाद कि आपने इस क्वेश्चन को बताया। बागोर जो है ना, बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। कोई भी गलती हो, कंफ्यूज हो, क्योंकि मेरे से भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताया करो। राजगोला भरतपुर जी का तो जवाब ही अलग है, बहुत ही शानदार जवाब। सपना कुमारी शानदार जवाब आपका। परविता 40 क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सोनिया नरवालिया जी ने भी बागोर सभ्यता के बारे में कहा है, तो आपसे सहमत हूं मैं। पूजा शर्मा ने एक शायर लिखा है, हारता वो नहीं जो दौड़ में पीछे रह जाता है, बल्कि हारता है वह दौड़ता ही नहीं। बहुत ही शानदार बात है आपकी इस कोरोना काल में। राजगोला जी के 44 क्वेश्चन सही हुए। ममता बिश्नोई ने कहा सुपर, थैंक यू आपको तहे दिल से। ममता बिश्नोई जी ने कहा कि मारवाड़ का शासक मोटा राजा उदय सिंह, वेरी गुड। और मोटा राजा की उपाधि ध्यान रखना किसने दी थी, अकबर ने दी थी, ये भी ध्यान रखना। ममता खानवाली ने कहा 35 क्वेश्चन। रीड टारगेट 2021, आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा रीड टारगेट 2021 कि आपका सही नाम बताइए, ताकि मैं आपका नाम ले सकूं, मोटा राजा उदय सिंह। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की सर्वप्रथम? बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, ये कमेंट में जवाब देना है। ये जितने भी है सारे क्लियर कर दूंगा मैं। पूजा शर्मा ने कहा 48 क्वेश्चन सही है। प्रियंका मीणा ने कहा, थैंक यू सर आपको भी। मीना राजपूत ने कहा 48 क्वेश्चन सही है। मीना, उसके अलावा निकेश समारिया, थैंक यू आपको भी। प्रियंका मीणा 33 क्वेश्चन सही हुए। सुनीता कचूरा ने कहा 47 क्वेश्चन, अच्छी बात है। और शंकुतला देवी नमस्ते आपको भी, नमस्कार। मुकेश गुरु आपको भी नमस्ते। प्रकाश कुमार आपने कहा 33 क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्या है। तेनू बरार गुड इवनिंग आपको भी। पूजा शर्मा राधे राधे। और डॉक्टर मनीष पारिक जी मोस्ट वेलकम आपका। गणी प्रवीता और राज गोला जी अंतिम जाते जाते शुभ संध्या, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, गुड लक, टेक केयर सभी। एक तो कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य का सबसे बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। गला खराब होना, सिर दर्द होना, खांसी जुकाम, एक तो सबसे ज्यादा जो फ्रिज वगैरह के पानी पीने से बचो, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है नहीं कि अपने ठंडा पानी पी सके। मटके का पानी पियो जहां से है, और शुद्ध पानी पियो बढ़िया तरीके से, तो आप स्वस्थ रहोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वायरस वायरस चलते रहेंगे, क्योंकि आप घर पे हो, सुरक्षित हो, तो इधर उधर अपवादिक चीजें पता नहीं रखोगे, तो आप स्वस्थ रहोगे। सबसे ज्यादा जो खराबी हो रही है, मैं खुद गले के से जूझ रहा हूँ। समस्या ये है कि ठंडा पानी वगैरह, बर्फ वगैरह खाने से उससे ज्यादा होती है, तो उससे बचें, आप स्वस्थ रहेंगे, सबसे बड़ी बात है। तो लगातार आप कमेंट डाला करो, अच्छे तरीके से पढ़ा करो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप। सुबह 7 बजे की क्लास को तो देखना ही देखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे, ध्यान रखना। जब तक कोरोना काल क्या, ये क्लास 8 बजे की हमारी चलती रहेगी। और मैंने बता दिया, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप दोबारा देखा करो, ताकि दिक्कत आपकी जो भी आए वो आप सॉल्व कर सको। तो धन्यवाद दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।